जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी 5 जून से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम किसके द्वारा लिया जाता है तो टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है। और 2019 के जो वैकेंसी के एग्ज़ाम से हुए थे 2021 में, उसका भी एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था तो टीसीएस के द्वारा कराया गया था। हम लोग आज देखेंगे 12/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये 2019 के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन कुमार सिकरी। क्या आ जाएगा? अर्जुन कुमार सिकरी। ठीक है, अभी अगर बात करें वर्तमान में कि सीजेआई कौन है, तो अभी है BR बगई। कौन है? BR बगई। ये भारत के 52वें नंबर के सीजेआई हैं। इससे पहले 51 नंबर के थे संजीव खन्ना। कौन थे? संजीव खन्ना। इसका भी कार्यकाल 25 नवंबर 2025 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में दिए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अवमूल्यन होता क्या है, थोड़ा सा जान लेंगे। अवमूल्यन होता क्या है कि किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर सरकार द्वारा देश के अंदर ही मुद्रा का मूल्य वस्तु के तुलना में कम करता है। ये वस्तु हो गया और ये हो गया मुद्रा। ठीक है, तो जानबूझकर क्या किया जाता है कि वस्तु की तुलना में कम कर दिया जाता है। मुद्रा मूल्य वस्तु की तुलना में क्या कर देता है? कम कर दिया जाता है, जिससे कि क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। जानबूझकर ऐसा किया जाता है ताकि कोई भी वस्तु का आयात रुक सके। क्या हो सके? आयात रुक सके। अब मान लेते हैं कि भारत में गैस हो जाएगा 1000, अभी 1000 रुपया दे रहा है, इसको 5000 कर देगा, तो क्या भारत सरकार से कोई गैस लेगा? नहीं, ये दूसरा ऑप्शन खोजेगा। तो सरकार क्या करता है? इसका मूल्य में कमी कर देता है कि आयात ना हो। आयात किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। आयात मतलब कि दूसरे देश से सामान भारत आएगा, तो भारत का आदमी क्या होगा? बेरोजगार होगा, कोई रोजगार नहीं होगा, तो ये होगा। ठीक है, भारत में अवमूल्यन अभी तक 3 बार किया जा चुका है। पहली बार का बात करें, फर्स्ट टाइम कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 49 में। सेकेंड टाइम की बात करें तो 1966 में किया गया था। थर्ड टाइम की बात करें तो 1991 में किया गया था। ऐसा भारत में अभी तक कितने बार किया गया है? 3 बार का केस हो चुका है अवमूल्यन का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वित्तीय घाटा क्या होता है। घाटा क्या होता है कि सरकार के 1 साल का लेखा जोखा, मान लेते हैं कि 1 साल में सरकार का खर्च था 100 रुपये। ठीक है, और बजट यानी कि पूरा टैक्स वसूल के भारत सरकार के पास 90 रुपये ही आया। ठीक है, तो ये तो 10 रुपया कम जो आया, तो इसे कहते हैं वित्तीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को घाटा कहते हैं। ठीक है, नया निवेश किसे कहते हैं? जब कोई नया इन्वेस्टर, जैसे कोई नया इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेगा तो उसे कहेंगे न्यू इन्वेस्टर। कर्ज हो गया कि किसी से हम कर्ज ले लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिए, IMF से कर्ज ले लिए। तो कर्ज लेना जिसको कहते हैं कि किसी देश से कर्ज लिया जाता है। गरीब देश, बहुत सारा अमीर देश है कि गरीब देशों को पहले कर्ज देता है ऊंचे रेटों में। ठीक है, तो वो होता है कर्ज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
एक दुकानदार को अपने माल के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे क्या हो, 12% की लाभ हो। कहता है कि एनी कॉस्ट उसे कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए, 12%। यानी कि वस्तु का वैल्यू 112 से कम नहीं होना चाहिए। वस्तु का वैल्यू कितना, 112% से कम नहीं होना चाहिए। कितना लाभ चाहिए हमें, 112 यानी कि 12% का। ठीक है, तो 25% छूट देने हेतु वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा के रखेंगे। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य था 100, हमें कितना परसेंट का लाभ चाहिए था, 100 रुपये के वस्तु में कितना परसेंट का लाभ चाहिए था, 12% का लाभ चाहिए था। यानी कि कितना, 112 रुपये कीमत होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 112 गुना कितने में से, 25% छूट देने के बाद कोई वस्तु को 25% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 100% और 25% छूट 75, बस इसी को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, जो आएगा राइट आंसर होगा। देखते हैं, इसको कटा देंगे, ये 4 से कटेगा, ये कटेगा 3 से। ठीक है, अब इससे तो 3 से कटेगा ना, इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। 12 के 48 यानी कि 448/3। ठीक है, कितना हो गया, 448/3। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 142 14 या 142, 114 हो गया। ठीक है, उसके बाद 114 या 42 कटा देते हैं इसको, 1 मिनट, 448/3। तो 4 1 का 4 हासिल बचा कितना, 1, फिर हो जाएगा 4 तिया 12, फिर कितना बचा, यहाँ पे बचा 2, ये कितना 28, 9 तिया 27, बचा कितना 1/3। यानी कि 149 1/3 फायदा होना चाहिए, इतना परसेंटेज। इसमें से क्या हो जाएगा, 100% हमारा तो क्रय मूल्य है, 100 घटा देंगे, यानी कि 49.1/3% अधिक मूल्य अंकित करना होगा। कितना, 149.1/3% अधिक मूल्य अंकित करना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 14 है, 19 है, 26 है, 35 है, 44 है और 59 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा संख्या है, कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ से देखे तो +2 हो रहा है, यहाँ से देखे तो 4 5 9 +2 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे +7 हो रहा है, 7 हो रहा है, 7। यहाँ पे 9 हो रहा है, तो आगे कितना होना चाहिए, +11 होना चाहिए। 35 में 11 जोड़ते हैं तो इसके जगह में कितना होना चाहिए, तो 46 होना चाहिए। फिर तब इसमें जाके 46 में जाके 13 जोड़ते, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। तो 44 के जगह में क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो यहाँ गलत जगह पर कौन आ गया है, 44 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन। कह रहा है कि टोटल कॉस्ट जो फिक्स्ड है वो और टोटल वेरिएबल दोनों कॉस्ट को मिलाकर क्या कहते हैं। तो दोनों कॉस्ट को मिलाकर टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो वस्तु के उत्पादन करने में जितना खर्च आता है वो क्या कहलाता है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि ऐसे वस्तु को, यानी कि जिससे कि लागत, वस्तु के प्रोडक्ट में लागत की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका फिक्स्ड प्राइस रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। और टोटल प्रोडक्ट हो गया क्या, जितने हमने प्रोडक्ट किया वो क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय गीत है? कजरी की बात करें तो कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कजरी की उत्पत्ति की बात किया जाए तो कहाँ माना जाता है? तो मिर्जापुर माना जाता है। कहाँ माना जाता है? मिर्जापुर माना जाता है। मिर्जापुर माना जाता है। कजरी लोकगीत अगर देखा जाए तो किस महीने गाया जाता है? तो सावन महीना गाया जाता है। कौन सा महीना? सावन। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसमें क्या चीज का वर्णन है? तो राधा कृष्ण का मिलन का वर्णन है। राधा कृष्ण के वर्णन है, लीला का वर्णन है। ठीक है, क्या है? राधा कृष्ण के लीला का वर्णन किया गया है। कजरी का 4 अखंड है, जैसे हो गया पंडित शिवदास हो गया। ठीक है, जहांगीर अखाड़ा हो गया, बैरागी अखाड़ा हो गया, अखंड अखाड़ा हो गया, ये सब आते हैं। अगर देखा जाए कि कजरी जो है, कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिला में ज़्यादा गाया जाता है? तो वो जिला है बनारस। बनारस हो गया, बलिया हो गया, चंदेली हो गया और जौनपुर ये सब जिला में मुख्यतः ये गाया जाता है, क्षेत्र में कजरी गाया जाता है। अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर अधिक का केस में आए तो अधिक के केस में आए तो क्या करना है? अधिक में परसेंटेज बराबर हो जाएगा, अधिक परसेंटेज बराबर हो जाएगा कमी बटे 100 माइनस कमी। ठीक है, 100 माइनस कमी और गुना हो जाएगा 100 परसेंटेज। ठीक है, अब जैसे क्या कर रहा है कि यदि x y से इतना प्रतिशत कम है तो कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक तो हमें नहीं पता है, अधिक पता नहीं है, तो अधिक बराबर हो जाएगा, अधिक परसेंटेज बराबर कमी हमें पता है कितना? 40। तो 40 नीचे हो जाएगा 100 माइनस 40 गुना 100, तो क्या बचेगा ऊपर? 40 बटे नीचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 गुना 100। परसेंटेज हटाएंगे, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको कटा देंगे। ठीक है, अगर इसको कटाते तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया? 400 और नीचे हो गया 6, कटा देंगे तो हो गया 200 बटे 3। फिर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 बचा 2, फिर 6 तिया 18 बचा कितना? 2 बटे 3, यानी कि 66.2/3 परसेंटेज आने वाला है। 66.2/3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही है, अधिक के केस में क्या करना है? कमी बटे इतना। अगर कमी पूछता तो यहाँ पे प्लस होता और अधिक वाला आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षक को निरूपित कीजिए। शिक्षक टीचर को निरूपित कीजिए करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी है। करा ऐसे टीचर की पहचान करें जो दोनों है, इंडियन भी है और चाइनीज भी है। ये वाला एरिया में जो आएगा वो क्या होगा? इंडियन होगा। ये वाला एरिया में जो आएगा वो इंडियन होगा, और इस एरिया में जो आएगा वो क्या होगा? चाइनीज आएगा। तो क्वेश्चन करा है कि टीचर तो होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, लेकिन इंडियन प्लस चाइनीज दोनों होना चाहिए।
ठीक है, चाइनीज दोनों होना चाहिए। तो ऐसा एक ही नंबर है 7। 7 देख रहे हैं कि टीचर है और ये दोनों में है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दोनों में है, टीचर और चाइनीज और क्या कहता है कि चाइनीज और इंडियन दोनों है। 7 7 क्या है, चाइनीज और इंडियन दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऐसा। अच्छा, इसका राइट आंसर 7 नहीं होने वाला है, 3 होने वाला है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ देखें। एक तो टीचर में तो ये यही 3 है कि टीचर भी है और ये इंडियन भी है और ये चाइनीज भी है। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, केवल 3 होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। तो जैसे ही दशमलव वाला जोड़ आए तो क्या करना है, दशमलव को पहले एक जगह करना होगा। क्या करना होगा, दशमलव को एक जगह करना होगा। जैसे 3.142, उसके बाद है 3.610 हो जाएगा। प्लस है तो ये माइनस वाला है तो ये दोनों को एक जगह करके लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 4 है तो ये हो गया 0 0 0। ये सबको जोड़ के तब ये माइनस वाला घटा देंगे, 2.12 और प्लस में 7.60 हो जाएगा। अगर उधर कुछ नहीं है तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2, ये हो गया 7, ये हो गया 9। अगर ये कितना हो गया, 2 5 7 7 और कुछ नहीं, इधर बच गया 6 4 10। 10.75 में घटाएंगे 9.720। ठीक है, तो घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 में 0 गया, 7 में 7 गया 0 और 9 में 1 गया 1। राइट आंसर क्या होगा, 1.32 1.032। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 20x³ प्लस y² और 10x⁴ y⁴ का लघुत्तम समावर्तक इतना दिया हुआ है तो महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले ये बताए हैं कि क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, तो हमें LCM चाहिए। क्या चाहिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक यानी कि HCF चाहिए। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब जो मान दिया हुआ है बैठा देंगे। पहला मान क्या दिया हुआ है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, 20x⁴ इंटू y⁴ इंटू उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10 गुना x⁴ इंटू y⁴ अब बाय LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया है 20 इंटू x⁴ इंटू y⁴ दिया हुआ है। ठीक है, इसी को कटा देंगे, जो आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या कटेगा देख लेते हैं। तो यहाँ से 20x² के यहाँ से जाएगा तो ये 20 कैंसिल होगा और यहाँ से 4x कैंसिल हो जाएगा, 4y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचा क्या, तो 10x बचा क्या, 10x⁴ और y⁴ क्या बचा, 10⁻x y⁻2 बचा। 10⁻3 10 इंटू x⁻3 और y⁻2 बचा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 4 टेबल क्लॉक है, प्रत्येक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे
10 AM यानी कि 10 बजे दिन में एक 7 बजे थे, तो वह किस समय फिर करा कि कितने समय बाद फिर से एक 7 बजेगा, एक 7 बजेगा। ठीक है, कितना मिनट है? 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है और 25 मिनट है। इन सब का क्या ले लेंगे हम लोग? लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। 2 से देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 हो गया, ये जाएगा नहीं, 15, ये 4 और ये 10 हो जाएगा ना, 2 से 10 हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 25। अब 5 से देना पड़ेगा, 5 से, एक बार में 5, 3 बार में 15, 2 बार में 10, 5 बार में 25। अब इन सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या बचा? 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 दूना 10 दिया 30, 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 अरे यार 10 दिया 30, 30 दूना 60, 60 पंचे कितना हो गया? 300 हो गया। कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है, देखना पड़ेगा एक बार। ठीक ही है, 300 सेकेंड, 300 मिनट आएगा। अब कह रहा है कि 300 मिनट, 300 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा? 300 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 30 पंचे 60 यानी कि 5 घंटा। कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। पहली बार कहता है कि 10 बजे बजा था। पहली बार कब बजा था? 10 AM। अगले बार कब बचेगा? 5 घंटा बाद। 5 घंटा बाद, तो 5 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15 घंटा। यानी 15 घंटा को क्या लिखते हैं? 12 घंटा, और उसके बाद हो जाएगा 1 2 3, यानी कि अगले बार कब बजेगा? 3 PM को बजेगा। कब बजेगा? 3 PM को बजेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या करना था? सबका लघुत्तम ले लेना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि सोहन मोहन से लंबा है। क्या कह रहा है कि सोहन मोहन से लंबा है। सोहन जो है वो किससे लंबा है? मोहन से लंबा है। ठीक है, लेकिन गीता से छोटा है। क्या है? गीता से छोटा है। तो गीता लंबा हो जाएगा किससे? सोहन से। तो क्या करा है कि गीता से छोटा है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि मोहन मेघना जितना लंबा है। मोहन और मेघना क्या है? बराबर है। मेघना, मेघना क्या है? मोहन इतना लंबा है, जितना लंबा है, लेकिन मोहन से अधिक लंबा है। तो मेघना क्या है? कह रहा है कि कोमल है, यहाँ पे लिखा क्या है? कोमल है, लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। कह रहा है कि कोमल से अधिक लंबा है, तो मेघना है। मेघना पूछ रहा है कोमल जो है कोमल से अधिक लंबा है, यानी कि मेघना किससे लंबा है? तो कोमल से भी लंबा है। तो पूछ रहा है कि मेघना डैश है, मेघना की लंबाई किसके बाद आएगा? ठीक है, तो कह रहा है कि गीता से लंबी है। गीता से लंबी है तो गलत है। कोमल से छोटी है, ये भी गलत है। सोहन से छोटी है, ये बात सही है। मोहन से छोटी है, ये भी बात गलत है, क्योंकि मोहन और मेघना का उम्र क्या है? बराबर है। यहाँ पे क्या चीज का सिंबल है? तो बराबर का सिंबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोहन से छोटी है, क्योंकि मेघना यहाँ पे है, सोहन यहाँ पे है। सोहन मोहन से भी लंबा है, तो मेघना से भी होगा, क्योंकि मोहन और मेघना क्या है? आपस में बराबर है। तो सोहन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा मोहन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? गगनदीप कंग। गगनदीप कंग इज द राइट आंसर। देख रहे हो कब से पूछ रहा है? 2 साल 3 साल पीछे का करेंट अफेयर
पूछ रहा है, तो तैयारी उस तरह का होना चाहिए करंट अफेयर का। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापन के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें से क्या होता है, किस्कोग्राफ से क्या होता है कि पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। ठीक है, किस्कोग्राफ से। अगर किस्कोग्राफ के निर्माण की बात किया जाए तो किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। किसने किया था? जेसी बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे बायोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगर बात करें बोलोमीटर का, तो बोलोमीटर से क्या चीज़ नापते हैं? इससे मापते हैं ऊष्मीय विकिरण। क्या नापते हैं? विकिरण को नापते हैं। ऊष्मीय विकिरण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर की बात करें तो क्रोनोमीटर से क्या नापते हैं? तो पानी वाला जहाज में जो है, पानी वाला जहाज का समय, सही समय का पता लगाता है। पानी वाला जहाज का सही समय का पता लगाता है। सही समय का पता लगाता है। ठीक है। कार्डियोग्राफ की बात करें तो ये दिल की धड़कनों का गतिविधि बताता है। क्या? दिल की धड़कन जो होता है, प्रत्येक गतिविधि दिल के या धड़कन के प्रत्येक गतिविधि पर जानकारी देता है कार्डियोग्राफी के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से किया गया था? इसमें 1959 में उत्पादन की शुरू हो गई। जब प्रथम यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि में ध्यान दिया गया था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग धंधा में ध्यान दिया गया था। तो जितने भी लोहा फैक्ट्री है, सबकी स्थापना कब हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 59 में जो है भिलाई संयंत्र, जो कि संयंत्र की स्थापना किया गया था, ये किसके भलाई से? तो रूस के सहयोग से। भलाई करे रूस, भलाई करे रूस। हमेशा रूस भारत का भलाई करता है। तो रूस किसके सहयोग से? तो भिलाई में जो है संयंत्र 1959 से जो उत्पादन हो रहा है, तो उसकी स्थापना में मदद किसने किया था? तो भिलाई ने किया था। ठीक है। अगर बात करें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की, तो इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। तो ये किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से पूछा जाता है। दुर्गा, ठीक है, दुर्गा दोनों हाथ, तो ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। राउरकेला की बात करें तो ये 59, ये भी उत्पादन 1959 से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, इससे भी 1959 से प्रारंभ हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या करा है कि नीचे सूचीबद्ध संख्या में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है, तो असंगत को चुने। 20, 5, 36, 6, 56, 8। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड वाला जो है स्क्वायर है, पहले वाला का 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। बाकी सब गुणज में है। 5 गुना 4 20 है। 8 गुना 7 56 है। उसके बाद 7 गुना 6 42 है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गुणज है। सब नीचे वाले से क्या है? जैसे 4 अपने नीचे वाले से गुना होकर 20 है, 7 अपने नीचे वाले से गुना होकर 42 है। लेकिन 36 में क्या है कि सेम से गुना है। तो इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 36:6 इज द राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज PQR में क्या कर रहा है? PQR में QR को S तक बढ़ाया गया है, यानी कि इसको आगे तक बढ़ाया गया है। क्या कर रहा है कि QS को आगे तक बढ़ाया गया है। आगे कहाँ तक बढ़ाया गया है? S तक बढ़ाया गया है। ठीक, इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ताकि RS तथा RP हो। RS ये बराबर हो किसका?
आर पी का इसका बराबर हो, ये लाइन क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि कोण आर पी क्यू 55 डिग्री हो, ये कोण के बारे में बोल रहा है कितना डिग्री हो, 55 डिग्री हो, 55 डिग्री हो, तो कोण पी आर एस 110 डिग्री हो, पी आर एस ये वाला कोण कितना बोल रहा है, 110 डिग्री हो। तो किस कोण के बारे में पूछ रहा है, कोण पी क्यू एस कितना होगा, कोण पी क्यू एस ये वाला कोण के बारे में पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पी क्यू आर यानी कि पी आर एस का मान क्या हो जाएगा, तो कोण पी प्लस कोण क्यू। देख लेते हैं, कोण पी आर एस, कोण पी आर और एस ये तीनों कोणों का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू, कोण प्लस पी प्लस कोण क्यू। पी आर एस का मान दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। 110 डिग्री बराबर हो जाएगा, कोण पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री इक्वल टू प्लस कोण क्यू, कोण क्यू, तो कोण क्यू बराबर हो जाएगा 110 माइनस 55, तो कोण क्यू का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 55 डिग्री। 55 डिग्री इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। इनमें से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था उनके साथ। संयुक्त राष्ट्र की बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 का। संयुक्त राष्ट्र की बात करें कि इसका नामकरण कौन किया गया था, तो उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उसके द्वारा किया गया था। उसका नाम था जे रूजवेल्ट, जे रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, जज रूट फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में क्या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ठीक है, कुछ संस्थापक देख लेते हैं, जिसका जैसे विश्व बैंक का, इसका मुख्यालय WC है, वाशिंगटन DC। जितने भी पैसा कौड़ी वाला बात आएगा सारा का मुख्यालय अमेरिका में पाया जाएगा, USA में। ठीक है, अब बाकी जो है जैसे मजदूर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस सब का इधर उधर मुख्यालय मिलेगा, लेकिन जितना पैसा वाला बात आएगा, प्रॉफिट वाला बात, वो सारा कहाँ मिलेगा, USA में। जैसे देख लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि इसकी बात कर ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, लंदन में है। एशियाई विकास बैंक की बात कर ले, IDBI की बात कर ले, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो मनीला है, कहाँ है, मनीला है। ठीक है, यूनिसेफ का बात करें, यूनिसेफ का बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ओपेक की बात करें, OPEC, ओपेक की बात करें तो वियना है, कहाँ है, वियना। ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम देशों का संगठन है ओपेक, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और सऊदी अरब ये सब आते हैं। नाटो की बात करें तो इसका राजधानी कहाँ है, ब्राजील के ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला बात करें UNEP का, UNEP इसका क्या है, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। संगठन सब, उसका मुख्यालय, ये सब देख लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि कल 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि ये भी एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो TCS के द्वारा।
और जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये भी TCS के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले क्लास में कर चुके थे, आज देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन से आगे। पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? ठीक है, यानी कि मिल्क मैन, श्वेत क्रांति, ऐसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक ऐसा दे देता तो बहुत कोई मार देता वर्गीज कुरियन, लेकिन मिल्क मैन दे दिया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन दोनों का आंसर क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। कौन होगा? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन के कारण जो है कि भारत में दूध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। जब कोई भी चीज में अत्यधिक वृद्धि होता है तब उसे क्रांति कहते हैं। जैसे कृषि में आया था तो औद्योगिक यानी कि खाद्य क्रांति कहे थे, ठीक है। तो उसी तरह कुछ आदमी का हम लोग नाम देख लेंगे कि जैसे कुरियन, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरह काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है विद्रोही कवि। क्या कहा जाता है? विद्रोही कवि। विद्रोही कवि कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? तो लिटिल कार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को? लिटिल कार्पल। लिटिल कार्पल कहा जाता है, कार्पोरल, ठीक है। उसी तरह एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को माता बसंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता वसंत कहा जाता है, माता वसंत। गोल्ड स्टोन किसे कहा जाता है? गोल्ड स्टोन, ग्लेड स्टोन, तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ई श्रीधरन को क्या कहा जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। भारत में जो है मेट्रो का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ई श्रीधरन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह कुछ उपनाम है जो कि पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि प्लस को भाग, घटा को गुना, भाग को जोड़, गुना को घटा तो इतना का वैल्यू क्या होगा? क्या क्या है? 21442, ठीक है। प्लस को क्या कहा गया है? भाग, तो प्लस जहाँ पे है वहाँ पे भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। आगे घटा को क्या कहा गया है? तो घटा को गुना, घटा को क्या कहा गया है? गुना। उसके बाद गुना को क्या कहा गया है? तो गुना को कहा गया है गुना को क्या कहा गया है? गुना को कहा गया है घटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। भाग को क्या कहा गया है? भाग को कहा गया है, भाग को यदि इतना का, भाग को जोड़ कहा गया है, भाग को क्या कहा गया है? जोड़। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 गुना 1 2, इधर कितना हो गया? 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा, और माइनस कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 0। 4 प्लस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बॉडमास से है। निम्नलिखित को हल करो। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले 3 ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है एक ऐसा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर काम करेंगे। इसके अंदर का भी प्रोसेस वही होगा, बॉडमास वाला। पहले भाग का काम चलेगा, तो एक कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। अब क्या हो गया? 5 गुना 3 15, 15 और आगे क्या है? 45 प्लस नीचे पीछे 50, 45 50 कितना हो गया? 60 माइनस 50 यानी कि 10। ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू निकल के क्या आ गया? 10 आ गया। अब आगे क्या है? प्लस 35
इंटू 3 और पीछे क्या है, पीछे है +5 यही है। इतना को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो मान आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 35 कितना हो गया, 50। 50 गुना 3 कर देंगे, आगे क्या है 3 है तो 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। 150 इज द राइट आंसर होने वाला है। 150 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है, इनमें से किस चिकित्सक ने 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल में सर्विस एवं कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरक्षण किया। तो कौन था, फ्रांसिस बुकान। ठीक है, कौन थे, फ्रांसिस बुकान। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था भारत में। इनके नाम पर इन्होंने एक चिड़ियाघर भी भारत में यानी कोलकाता में स्थापित किया था, जिसका नाम था अलीपुर चिड़ियाघर। ठीक है, अलीपुर चिड़ियाघर। और इन्होंने संथाल जनजाति के बारे में पता किया था। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार जो हैं फ्रांसिस बुकान का तुलना किससे करता है, तो एलांस से करता है। एलांस एक संरक्षक थे, उनसे क्या किया कर जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1948 में वैश्विक व्यापार को नियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई। तो GATT का पूर्ण रूप क्या है, तो GATT का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट टू ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, अब इसी का 1948 में जो स्थापना किया गया था, इसी का नाम बदलकर अभी कर लिया है क्या, WTO। अभी क्या कर दिया गया है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये कब किया गया है, तो 1 जनवरी 1995 से। कब किया गया है, 1 जनवरी 1995 से। अब GATT नहीं है, अब GATT के जगह में क्या है, WTO है, WTO। ठीक है, क्या है अब इसके जगह में, WTO। अगर पूछा जाए GATT का यानी कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। ठीक है, कहाँ है, तो जेनेवा में। पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है। तो WTO को कब किया गया, 1995 में नाम बदल के। कुछ और पूछ देगा, जैसे ADB का फुल फॉर्म बताइए। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। नाटो का पूछ दे, NATO, नाटो का पूछ दे तो इसका होता है नॉर्थ एथलेटिक्स ट्रेड। ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह OPEC का अगर पूछ दे, OPEC, OPEC का पूछ दे तो इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर, तो वियना है। कहाँ है, वियना में है। ये संगठन है तेल बेचने यानी पेट्रोलियम बेचने वाले का देशों का संगठन है। अगर पूछ दे और इसी तरह का कुछ और अगर मिलता है तो याद करके रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ के जो इस टाइप से क्वेश्चन है इससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 19 है, तो x का मान ज्ञात करें। आरोही क्रम में दिया हुआ है, इसीलिए हमको इसे कुछ नहीं करना है, नहीं तो हमको सजाना पड़ता। ठीक है, आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि क्या माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब सम संख्या रहता है तब और विषम संख्या रहता है तब क्या करते हैं। ठीक है, तो सम संख्या रहता है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। सम संख्या रहेगा तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो माध्यिका बराबर सम संख्या है कितना, 1 2 3, 1 2 3, ये है 1 4, ये है 1 5 6 7 8।
8 है, 8 सम है, तो सम में क्या होगा कि चौथा और पांचवा टर्म बाई 2 करना होगा। क्या करना होगा? चौथा और पांचवा टर्म को 3 इधर से छोड़ना है और 3 इधर से छोड़ना है, ठीक है। बाकी ये दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 4th प्लस 5th बाय 2 करना है। तो 4th में क्या है? 4th में क्या करना है? तो 4th में इसको 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 4th में क्या है? x प्लस 4 है, और 5th में क्या है? तो x प्लस 8 है, x प्लस 8 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 और x यहाँ पे कितना हो गया? 2x हो गया, प्लस 4 और 8 कितना हो गया? 12, ठीक है। 4 और 8 12, 2 अगर ले लेंगे कॉमन तो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 2 हो जाएगा, बाहर अंदर हो जाएगा x प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितना निकल के आ गया? x प्लस 6। इसका मान दिया हुआ है कितना है? 19 है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है सवाल में। कितना दिया हुआ है? 19, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस 6, x बराबर हो जाएगा 13। 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो करना कुछ नहीं था, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए था। अगर ये आरोही क्रम में नहीं रहता तो पहले इसे आरोही क्रम में सजाते, उसके बाद हम कुछ करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि विदेश का स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ, हेल्थ क्या होता है, किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स का द्वारा लिखा गया पुस्तक है द कैपिटल। क्या नाम है? द कैपिटल। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स भी, ठीक है। कुछ और पुस्तक है जिसका नाम हम लोग देख लेते हैं, जो कुछ है किताब देख लेते हैं। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड इज आई सी इट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइंस्टाइन है। किसके द्वारा लिखा गया है? आइंस्टाइन के द्वारा लिखा गया है। एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्थर हेले है। कौन है? आर्थर हेले, हेले, आर्थर हेले। डिवाइन कॉमेडी की बात किया जाए, डिवाइन कॉमेडी की बात किया जाए, कॉमेडी की बात किया जाए तो इसको कौन लिखा है? दांते लिखा है। कौन लिखा है? दांते लिखा है। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया न्यूटन का पुस्तक का नाम है। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? तो न्यूटन है। इसी में आपको मिलेगा जड़त्व का नियम, ठीक है। पैराडाइज लास्ट किसके द्वारा लिखा गया? पैराडाइज लास्ट तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। फेयरवेल टू इंडिया की बात किया जाए तो ये कौन लिखा है? एडवर्ड जॉन थॉमसन लिखा है। कौन लिखा है? एडवर्ड जॉन थॉमसन के द्वारा लिखा गया है। लीडर्स, लीडर्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो रिचर्ड्स ने लिखा है। रिचर्ड्स एवं निकस दोनों मिलकर लिखा है, ठीक है। लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिचर्ड्स और निकस दोनों मिलकर लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोरा, मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो मनोरा का किला की बात करें जो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक राज्य है, ठीक है। उसी के एक जिला है जिसका नाम है तंजावुर। क्या नाम है? तंजावुर। वहीं पे ये स्थित है मनोरा का किला, ठीक है। ये प्राचीन भारत का स्थित है। अगर इसका पूछा जाए कौन सा शैली में बना हुआ है तो ये शैली है द्रविड़। कौन सा शैली है? द्रविड़ शैली है। ऐसे दक्षिण भारत की बात जब की भी किया जाएगा तो उसे द्रविड़ शैली का ही मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। द्रविड़ शैली का एक किला है तंजावुर का किला। कुछ और किला है जो हम लोग देख लेंगे, जैसे मेहरगढ़ का किला। राजस्थान की बात करें तो मेहरगढ़ का किला कहाँ है? मेहरगढ़ का किला राजस्थान में है, ठीक है। ग्वालियर का किला बोला जाए तो ग्वालियर का किला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है।
और राजस्थान में और किला है, जैसे सोनार किला हो गया, सोनार 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 का किला कहाँ है? तो राजस्थान में है, ठीक है। कागड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में है। कागड़ा का किला कहाँ है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लभगढ़ का किला, कुल्लभगढ़ का किला कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। गाजी का किला गाजी का किला की बात बोले जाए तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। लुई किला की बात किया जाए तो ये कहाँ है? पांडुचेरी में है। कहाँ है? पांडिचेरी में है, पांडिचेरी में है, पांडिचेरी में है। कहाँ है? पांडिचेरी में है, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला, ये तो नाम से ही पता चल गया होगा। रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? रोहतासपुर का किला ये कहाँ है? तो अपना बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। तो कुछ किला है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसी टाइप का, ज़्यादा आप लोग डीपली ना पढ़े। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ओडिशा है। कौन सा राज्य है? तो ओडिशा है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। और अयस्क है इसका कोरेडम हो गया, कोरेडम हो गया, फेलेसार हो गया, फेलसार हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया कारियोलाइट हो गया, कारियोलाइट। ये सब किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। एलुनानाइट हो गया, एलुनाइट हो गया, ये सब किसका है? तो ऐसे का। काओलिन हो गया, काओलिन की बात किया जाए तो ये भी किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो अयस्क भी इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ये दाल उत्पादन में अग्रिम रहता है आंध्र प्रदेश। ये खैनी के उत्पादन में राजमुंदरई में यहाँ पे खैनी का यानी कि तंबाकू का ये है, क्या कहते हैं, संशोधन केंद्र। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में अग्रिम राज्य है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे में बीज और भ्रूण होता है तो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? जब पौधे के बीच में भ्रूण होता है और ये उचित समय पर अंकुरित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। स्वपरागन किसको कहते हैं? जिसमें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसी की जरूरत नहीं होता है। जैसे दो फ्लावर्स है और इसमें यानी कि दोनों के एक दूसरे के आदान प्रदान से होता है, तो इसको कहते हैं पर परागन कहते हैं, क्रॉस पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। साइंस का भी वेटेज रहेगा, एक बार देख लीजिएगा सारा चीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, 2019 में जलवायु संबंधित कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो नेपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नेपाल में। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है, भारत का पड़ोसी राज्य। भूटान भी भारत का पड़ोसी राज्य है। चीन भी भारत का पड़ोसी राज्य है। चीन से हमेशा भारत का सीमा विवाद होते रहता है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है। अब कह रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या कितना है? तो r का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया हुआ है?
4 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है कि यहाँ पे आगे एक कोई बिंदु है ए, ठीक है, मान लेते हैं अपने से कोई बिंदु है ए। क्या कर रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी कितना दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दूरी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से जो स्पर्श करेगा तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं x, ठीक है, क्या मान लेते हैं x। जब भी केंद्र पर टच करेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का बनाएगा तो हम लोग लगा सकते हैं समकोण का थीटा, ठीक है, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समकोण ओ ए को त्रिभुज ओ ए बी में, ये हो गया ओ यहाँ हो गया, ये ए है तो ये हो गया बी, ठीक है, ओ ए बी में। तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हमें क्या चाहिए, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर आधार जोड़ लंब कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण इसका कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं पता है तो माने हैं x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण इसका ये हो जाएगा, तो कर्ण तो ये सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो ये 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, और ये वाला पता नहीं है तो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 25 बराबर 16, और इधर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा क्या 9, तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्षण दिए हुए हैं। कथन क्या है, कथन है सभी जहाज नाव है। क्या कर रहा है कि सभी जहाज जो है नाव है, ये हो गया जहाज, ये क्या हो गया जहाज हो गया। क्या कर रहा है कि सभी जहाज, जितने भी जहाज हैं ये सब क्या है, नाव है, नाव, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, सभी लंगर जहाज है, जितना भी लंगर है वो क्या कर रहा है कि जहाज है, लंगर, लंगर क्या है, जहाज है, ठीक है। ये निष्कर्ष कथन दिया हुआ था। अब निष्कर्षण क्या कर रहा है कि सभी लंगर नाव है, सभी लंगर नाव है, लंगर यहाँ और नाव यहाँ, तो बात सही है, पहला क्या है सही है। अगला क्या कर रहा है कि कुछ जहाज लंगर है, पूरा जहाज लंगूर है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये भी क्या है सही है। आगे क्या कर रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है, ये तो गलत है। क्या कर रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है, बिल्कुल क्या है गलत है। आगे क्या कर रहा है कि कुछ नावें लंगर है, कुछ नाव जो है क्या है लंगर है, ये बिल्कुल सही है। तो कितना सही है, 1, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाना है 31 तक, फिर है 29, 30, इस तरह घटते घटते 1 तक जाना है। तो समझना है यहाँ की जैसे 1 + 2 + 3 + 4 है, तो फिर इधर से +3 + 2 + 1, तो इसका मतलब क्या है समझना है ध्यान से कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हमें कितना बार मिला है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 3 देखे तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 1 देखे तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ।
यानी कि 2 भी 2 बार, 1 भी 2 बार और 3 भी कितना बार, 2 बार। लेकिन 4 सिंगल है, क्योंकि 4 क्या है, सिंगल है। सेम पैटर्न इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, जब तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, 2 यानी कि सब कुछ 2 2 बार है तो 2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 करते करते डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 31 नहीं, 31 एक बार है तो 31 तक नहीं जाना है, 30 तक जाना है। कितना तक, 30 तक। अब फिर इधर क्या हो जाएगा, घटते 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 बाहर क्या हो जाएगा, तो 1 तक चला जाएगा। तो बाहर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, प्लस में है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। अब इस तरह जब निकल गया तो फाइनल फार्मूला, जैसे एवरेज निकालते थे कैसे निकालते थे, 1 + 2 + 3 का है तो इसको जैसे 3 का निकालना था, 3 × 4/2 करते थे, तो उसी तरह करेंगे सीक्वेंस में जब है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना कहाँ तक है, तो 30 तक, 30 गुना 31, अगला संख्या /2। अब प्लस क्या है तो 31 है, इसको सॉल्व कर देंगे। कितना बार में कटा, 15, 15 गुना 30 गुना 31, 15 गुना 31 करेंगे तो कितना हो गया, 3 × 9 यानी कि 900 और 1 930, आगे क्या है प्लस 31, तो कितना हो गया, 961 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 5, 6 एंड 5। इनमें से कह रहा है कि 6 और 5 का फेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो जो क्रम में है वही उसका। 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। अब यही दोनों का सम पूछा है, सम मतलब जोड़। ठीक है, जोड़ पूछा है। तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फेस वैल्यू हो गया जो पूछेगा। ठीक है, और इसका अगर अंकित मान पूछता तो फिर वो जैसे इसका हो जाता 10, ठीक है, इसका हो जाता आगे इतना 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 0। ठीक है, तो वो अलग चीज होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 4 क्रमागत संख्या में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। 4 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 क्रमागत संख्या है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्या। ठीक है, 4 क्रमागत संख्या। तो माना कि 4 क्रमागत संख्या हो गया, माना कि संख्या x, माना कि संख्या x है, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। अगला क्या हो जाएगा, इसको घेर दो इस तरह। अगला हो जाएगा x + 2। अगला क्या हो जाएगा, x + 3, x + 3। तो क्या कह रहा है कि प्रश्न से कह रहा है कि 2 संख्या का योग तीसरे संख्या के बराबर है, यानी कि x + 1 = क्या है, x + 3 के। ये हम नहीं करें, सवाल में कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 2x + 1 = हो गया x + 3, x + 3। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x - x, और इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 - 1। तो ये कितना हो गया, x बराबर उधर से जाएगा तो 2, x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो अब क्या कह रहा है कि चारों संख्या का योग का आधा क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चारों संख्या का योग का आधा क्या होगा। तो पहला संख्या क्या है, पहला संख्या निकल गया 2। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 2। चौथा संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 3। तो क्या क्या हो गया, 2, इसको जब जोड़ेंगे तो 3, इसको जब जोड़ेंगे तो 4, और इसको जब जोड़ेंगे तो 5।
इसका आधा, आधा मतलब बाय 2, तो 5, 5 10 4 14, 14/2 कितना आ जाएगा 7, 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान के गठन की मांग की थी? पाकिस्तान के गठन की मांग के विरोध किया था। क्या करा है कि पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, कि वो उस फेवर में नहीं था। तो वो थे खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसे 1987 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है, रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न भी इसे दिया गया है। ठीक है, तो खान अब्दुल गफर खान। अगर बात किया जाए कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान की बात किया जाए तो इन्होंने किसकी मांग पहली बार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। ठीक है, शब्द से पाकिस्तान शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन किया था? तो सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था पाकिस्तान शब्द के लिए, PAKISTN पाकिस्तान। ठीक है, भारत के कुछ राज्य को लेकर, ये पाकिस्तान कुछ नाम नहीं था, तो भारत के कुछ राज्य का नाम का प्रथम लेटर लेकर पाकिस्तान बनाया गया था, जो कि मुस्लिम बहुलक इलाका था। ठीक है, तो पहली बार विचार किसने लिया था? तो चौधरी रहमत अली खान ने। ठीक है, अगर बात किया जाए कि मुस्लिम लीग के लिए पृथक राष्ट्र, कि मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, जैसे भारत का विभाजन होगा तो एक हिंदू के लिए राष्ट्र होगा हिंदुस्तान, तो मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होगा। तो इसका मांग किसने किया था? तो इसका मांग किया था सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हाँ पाकिस्तान के अलग राज्य के निर्माण के लिए अड़ ही गया था कि हाँ पाकिस्तान एक अलग राज्य बनेगा या देश बनेगा, तो उसके लिए जो जिम्मेवार था तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके अनुसार भारत को विभाजन किया गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान एक अलग राष्ट्र बना। इस युद्ध में अलग होने में दोनों देश की लाखों की तादाद में जाने गई थी। जितने आज़ादी का सुख नहीं था, यानी कि खुशी नहीं था, उससे ज़्यादा विभाजन का दुख था। ठीक है, अगर बात की जाए कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का मांग कब क्या निर्णय लिया गया था? तो 1940 में, 1940 में अड़ ही गया कि अब मुझे पाकिस्तान चाहिए अलग देश। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, मोहम्मद इकबाल समझ गए, पाकिस्तान सबसे मौलाना अशरफ अली थानवी। ठीक है, ये सारा मुस्लिम लीग के नेता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ है। क्या करा? हरियाणा चंडीगढ़, तो पंजाब क्या होगा? पंजाब का क्या होगा? चंडीगढ़ ही होगा। क्या होगा? चंडीगढ़ है। क्यों होगा? क्योंकि हरियाणा का राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ है। तो फिर पंजाब का भी राजधानी क्या है? पंजाब का भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। तो यहाँ पे दोनों का राजधानी सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ इज द राइट आंसर होगा। पटियाला, लुधियाना, अमृतसर वहाँ का क्या है? जिला है। ठीक है, तो चंडीगढ़ इज द राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी राशि का 60% वृद्धि होता है, तो उसी दर से 10,000 की 3 वर्ष के बाद CI क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कह रहा है कि 6 वर्ष में कितना परसेंट का वृद्धि होता है? तो 60% का वृद्धि होता है। तो 1 वर्ष में कितना हुआ होगा?
60/6 कितना कट के हो जाएगा 10%, यानी कि आर का वैल्यू निकल के आ गया 10%। और टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। मूलधन भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,000। तो पूछ क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सी आई देख लेते हैं कि 3 वर्ष के लिए 10% का कितना होगा। तो 10% के लिए सी आई कितना होता है, एक फार्मूला है देख लीजिए, ये होता है 3a इंटू 2a², ठीक है, इंटू होता है, ये फार्मूला होता है 3a इंटू 3a² प्लस a³ होता है, ठीक है। अब a के जगह में क्या हम लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो इसके जगह में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, ये कितना हो गया 300 हो गया, यानी कि 3 10 हो गया। और a का क्यूब कितना होता है 1000, यानी कि दशमलव के बाद 0। तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1%, यानी कि 3%, 10% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 33.1%। अब सीधे हम इसमें लगा देंगे 10,000 का 33.1% बट्टे 100 और दशमलव उड़ाएंगे 1 जीरो और, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 331 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 3110 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ये इसको आप बेसिक फार्मूला से भी बना सकते थे, या आप इसको बेसिक फार्मूला से भी बना सकते थे। जैसे आर पता चल गया था 10, टी हमें पता था 3 वर्ष, ठीक है, पी हमें पता था कितना 10,000। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, सी आई बराबर होता है पी इंटू आर प्लस 100 प्लस आर होता है 100 प्लस आर बाय 100 बाय n माइनस 1। ये फार्मूला से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, इस फार्मूला से भी आप क्या कर सकते थे निकाल सकते थे, उतना ही आएगा 3110। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द न्यूलेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत का न्यूनतम न्यूक्लियर प्लांट कौन है, यानी कि नया कौन सा न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया है। तो ये अगर बात करें तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, तो ये 1961 में बनाया गया था, ठीक है। कुंडलग्राम की बात करें तो ये सबसे न्यूनतम है, यानी कि न्यूलेस्ट है, नया है। कुंडलग्राम की बात करें तो ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसका दूसरा यूनिट का जो बिजली उत्पादन है ये कब से हो रहा है, तो 2016 से हो रहा है। कब से हो रहा है 2016। काकरापारा की बात करें तो ये कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में है। नरोरा की बात करें तो ये कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। और एक की बात करें कोयवारा की बात करें तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये अभी तक बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, कुछ ही दिनों में इससे भी हमें एनर्जी प्राप्त होने वाला है, ठीक है। कोकवारा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारापुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक जलधारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर है। कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति आवर, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल है 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में 37 किलोमीटर दूरी तय करने में आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करे। दूरी दिया हुआ है, दूरी क्या दिया हुआ है 37 किलोमीटर, ठीक है। चाल दिया हुआ है, चाल कितना कितना दिया हुआ है, धारा का चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, और आदमी का चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के दिशा में, धारा अगर इधर जा रहा है तो आदमी को तैरना भी इधर है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों की जो चाल है वो जुट जाएगा, दोनों का चाल क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा, दोनों की चाल।
तो दोनों की चाल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी कितना है, तो दूरी है 37 किलोमीटर। तो पूछता है कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 37 किलोमीटर और चाल कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। जो कटेगा कटा देंगे, नहीं कटेगा 9 चौके 36, 4 बार में ऊपर क्या बचा 1, नीचे 9, 4.1/9 आवर्स में पूरा पहुंचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित का महत्व था। तो अगर ये बात किया जाए तो पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम था, वैक्यूम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सब पीढ़ी का हम लोग देख देते हैं। अगर द्वितीय पीढ़ी की बात करें, द्वितीय पीढ़ी तो नहीं है, अगर द्वितीय की बात करें, द्वितीय पीढ़ी में क्या चीज़ का प्रयोग करते थे, तो उसमें करते थे ट्रांजिस्टर का प्रयोग। क्या चीज़ का, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। अगर तृतीय पीढ़ी की बात किया जाए, तृतीय पीढ़ी में क्या चीज़ का प्रयोग किया था, इंटीग्रेटेड चिप, आईसी जिसको कहते थे, आईसी इंटीग्रेटेड चिप का। अगर चौथे पीढ़ी की बात किया जाए, चौथे पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर, क्या चीज़, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते थे चौथे पीढ़ी में। ठीक है, अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें, पांचवें पीढ़ी की बात करें, तो इसमें ULSI या फिर SLSI और नेटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब का विकास हुआ था फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, तो कंप्यूटर के 5 पीढ़ी, अब छठा पीढ़ी आने वाला है, तो उसमें अब देखते हैं क्या होता है। अगर कंप्यूटर का पिता कहा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, सजावटी सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जूट। किसका, जूट का प्रयोग किया जाता है सजावटी थैले उले बनाने में, कपड़ा भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे और क्या चीज़ का, कपास हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है, पटसन हो गया, पटसन हो गया, सनई हो गया, सनई हो गया, ये सब आते हैं। जैसे जूट को क्या कहा जाता है, तो जूट को क्या कहा जाता है, जो क्वेश्चन आता है इससे, इसको कहा जाता है गोल्डन फाइबर। जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, पटसन को क्या कहा जाता है, पटसन की बात किया जाए तो इसे कहता है सुनहरा रेशम, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये सब राज्य इसका उत्पादन में अग्रिम है। बंगाल के बाद बिहार है, तब असम है। ठीक है, अगर तीनों को सजाने के क्रम में दिया जाएगा तो वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 155 जो कहता है कि राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, 156 में ये वर्णन है, 155 में वर्णन है। 156 की बात करें तो इसमें क्या कहता है भारतीय संविधान कि राज्य जो होगा, 156 में कहता है कि राज्यपाल जो होगा वो प्रेसिडेंट का यानी कि राष्ट्रपति का क्या होगा, प्रसाद प्रत्ययन होगा। जब भी चाहेगा राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ऐसे बात किया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 साल का होता है।
लेकिन इससे पहले भी इसे हटाया जा सकता है किसी भी समय, ठीक है। अगर 153 की बात करें, अनुच्छेद 153 में क्या है, तो अनुच्छेद 153 से कहता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का देख रेख कर सकता है, ठीक है, प्रभार दिया जा सकता है। एक इसमें वर्णन है तो 153 में। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कि पूर्वोत्तर भारत का एक ही राज्यपाल 2-3 राज्य के राज्यपाल होते हैं। 154 क्या कहता है, 154 में कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगा, ठीक है। कार्यपालिका की शक्ति किस पर निहित होगा, तो राज्यपाल में होगा, ठीक है। और 156 हो गया। 157 क्या कहता है, 157 कहता है राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है, जैसे 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज होना, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं है, तो ये सब अनुच्छेद 156 वर्णन करता है। 159 क्या कहता है, 159 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है, यानी कि शपथ जो दिलाएगा वो हाई कोर्ट के जज दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, तो ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के जो जज होंगे, मेन जज, उसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा राज्यपाल को। 148 की बात करें तो इसमें कैग है, CAG कैग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि वो संगत है। तो इसमें निर्देश देना, किसी को क्या होता है कि आदेश देना, ठीक है, निर्देश देना, आदेश। बाकी ये तीनों क्या है, योजना बनाना, स्कीम पालना। ये क्या है कि किसी को कोई भी काम करने से पहले अपना योजना तैयार करना। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। तो ये किस पे, मानव अधिकार, कि मानव अधिकार का हनन नहीं हो, ठीक है। पर्यावरण के लिए भी है, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, इस लोग के लिए अलग अलग है। लेकिन ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये संगठन किसके लिए है, तो ये मानव के लिए है। इसका अगर हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो ये कहाँ है, तो लंदन में है। कहाँ है, लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1961 में। कब किया गया था, 1961 में, ठीक है। यूनिसेफ की मुख्यालय की बात करें, यूनिसेफ की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय देखें तो ये भी कहाँ है, तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी लंदन में है। इंटरपोल का मुख्यालय जो कहा जाए कहाँ है, इंटरपोल यानी कि विश्व का पुलिस कहा जाता है इसे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियो में है। कहाँ है, लियो में। कहाँ है, तो लियो में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, लुप्त प्राय प्रजातियों को रेड बुक कहा जाता है, जो एकदम लुप्त हो गया है, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। क्या करा है, कौन सा मूवमेंट जो था कि क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जो है ये नेगेटिव इफेक्ट भी ज़्यादा रहा। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होकर 22 फरवरी यानी कि 22 फरवरी 2022 में ये बंद कर दिया गया, चौरा चौरी कांड के समय, ठीक है। इसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। क्विक इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में हुआ था। इसी समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था नारा, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो ये भी 1920 में, अब बाद में यह असहयोग आंदोलन में मिल गया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 में चलाया गया था, ठीक है।
विदेशी कपड़ा को जलाया तिलाया गया था। तो ये सब मूवमेंट में जो है क्विक इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी में तो महात्मा गांधी नहीं थे, खिलाफत और नॉन कोऑपरेट ये दोनों मिलकर एक ही हो गए थे। तो ये सब में से महात्मा गांधी ही मेन थे। कौन थे? महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे। महात्मा गांधी के जो जीवनी लिखे हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है लुई फिशर। क्या नाम है? लुई फिशर। ठीक है, फिशर, लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और बी सी का अनुपात दिया गया 4:7, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। जब सब कुछ का रेशियो दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना? 3:5। बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी अनुपात दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? ए बी सी का रेशियो क्या होगा? तो किस तरह इस रेशियो निकालते हैं देख लेते हैं। ए बी रेशियो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे जो जो दिया हुआ है। अब ए दिया हुआ है, बी नहीं है, तो फिर यहाँ पे डालेंगे बी। सी है, यहाँ पे क्या डालेंगे? तो यहाँ पे डालेंगे बी। ठीक है, अब इसको सामने सामने से जिसका जिसका जो वैल्यू है रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू कितना है? 5, फिर बी का वैल्यू कितना है? 5, फिर बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू कितना है? 4, फिर बी का वैल्यू कितना है? 4, फिर सी का वैल्यू कितना है? तो 7, सी का वैल्यू कितना है? 7 है। बस सबको गुना कर देंगे। 4 तिया 12 अनुपात 4 पंचे 20 अनुपात 35। कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा 12 अनुपात 20 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट होने वाला है? कौन सा आंसर राइट होने वाला है? तो 12 अनुपात 20 अनुपात 35 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि √45 प्लस √125 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इतना का वैल्यू क्या होगा? तो क्या दिया हुआ है सवाल में? √45 प्लस √125 का वैल्यू दिया हुआ है 7.89 दिया हुआ है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं। किस तरह तोड़ सकते हैं? तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 गुना 3 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 9 9 5 45। तो बाहर निकल के आ जाएगा क्या? √3, 5 √3 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 पंचे 125। जब इसको बाहर निकालेंगे तो एक क्या निकलेगा? 5√5। इसी का वैल्यू कितना है? 17.89। अब ये क्या कर देंगे? दोनों रूट सेम है तो इसको जोड़ देंगे। कितना हो गया? 8 प्लस √5। इसका वैल्यू कितना है? 17.89। हमें किसका वैल्यू चाहिए? √5 का वैल्यू चाहिए। तो √5 इंटू में है, प्लस नहीं होगा, इंटू में है, इंटू में है। ठीक, तो हमें √5 का वैल्यू चाहिए। कितना हो जाएगा? 17.89 बट्टे हो जाएगा 8। ये किसका वैल्यू निकल के आया है? तो ये √5 का वैल्यू निकल के आया है। सवाल में किसका वैल्यू चाहिए? सवाल में चाहिए 180 प्लस 80 का अंडर रूट। ठीक है, इसको भी तोड़ देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? 6 गुना 6 36, 36 गुना 5 180। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 गुना 6 गुना 5 हो जाएगा। प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 16, 16 पंचे 80, 4 गुना 4 गुना 5। ठीक है, तो इसको जब बाहर करेंगे तो कितना रह जाएगा? 2 6 का 1 6 बाहर, अंडर रूट 5, प्लस इसको जब बाहर करेंगे तो 4 अंडर रूट 5। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 10√5। ठीक है, 10√5 का वैल्यू चाहिए हमें। 5 का अंडर रूट 5 का पता है, अंडर रूट 5 का वैल्यू हमें पता है। इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, √5 का वैल्यू पता है, यानी कि 10 गुना √5 का 7.89/8 हो जाएगा। 10 मतलब उड़ाएंगे नीचे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। 80 से अब इसको कटा देंगे, कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16 बचा 1, फिर हो गया 9 दूना 18, 8 दूना 16, फिर बचा कितना 9, 9 8 तिया 24, अब फिर बचा कितना 8 चौके 8 चाक 48, यानी कि 22.36 आएगा, 22.36। जब 3 के बाद 6 आया तो इसको 4 ले सकते हैं, यानी कि 22.4 इज द राइट आंसर होने वाला है। आगे की क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। 54 नंबर तक हम इसके क्वेश्चन पेपर पिछले क्लास में देख चुके थे, आज देखेंगे 55 नंबर से। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ पे 2014 से जितने भी रेलवे के ऑनलाइन एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, जैसे NTPC हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ALP हो गया, ग्रुप D हो गया, रेलवे RPF हो गया, ये सारा क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 55 नंबर। क्या करा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पोस्ट यानी कोई खंबा है को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को एक यूनिट में लाना पड़ेगा। चाल यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड में, क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई लेंथ दे दिया है मीटर में, क्या चीज में दिया है, मीटर में दिया है 180 मीटर। तो इसको पहले एक यूनिट में लाना है, ये किलोमीटर में, ये मीटर में नहीं, ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, ये मीटर पर सेकेंड में ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बदल देते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, चाल को जो है 5/18 से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना देता है, कितने के बार में जाएगा 5 बार में कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया चाल 25 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, तो रेलगाड़ी कोई भी पोस्ट को पार करता है तो इसका मतलब कि किसी भी खंबे को पार कर रहा है तो उतने जितने समय में पार करेगा रेलगाड़ी अपने लंबाई को पार करता है, ठीक है। तो पोस्ट में अब लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, पोस्ट को पार करने में लगा समय हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी, रेलगाड़ी की लंबाई बटे हो जाएगा चाल, बटे क्या हो जाएगा चाल। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है 180 मीटर, अभी चाल क्या निकाल रहे थे 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर कट जाएगा, ये मीटर था, ये मीटर पर सेकेंड, तो मीटर कट जाएगा, 25 से कितना बार में कटेगा, 25 से कितना बार में कटेगा, 25 सत्ते 175, बचा कितना 5, दशमलव देंगे तो 0.2, यानी कि 7.2 सेकेंड में पार कर जाएगा। कितना सेकेंड में पार कर जाएगा, 7.2 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पुस्तक का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए उसे यानी कि बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था, ये 1997 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1997 में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
साहित्य के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार को, ठीक है, बुकर पुरस्कार को क्या कहते हैं? बुकर पुरस्कार को ऑस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कर कहते हैं। ठीक है, ऑस्कर। कुछ और भारतीयों को बुकर पुरस्कार दिया गया है, देख लेते हैं। जैसे सलमान रुश्दी को दिया गया है। सलमान रुश्दी को कब दिया गया है? तो इसे दिया गया 1981 में। 1981 में एक फेमस पुस्तक था, एक फेमस पुस्तक सब नाम जानते हैं आगे, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। क्या चीज के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है किरण देसाई को दिया गया है। किसको दिया गया है? किरण देसाई को दिया गया है। किरण देसाई को कब दिया गया था? तो ये 2006 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2006 में। इनके पुस्तक के नाम की बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इसे बुकर पुरस्कार दिया गया। कब? 2006 में। अगर लेटेस्ट की बात करें तो अरविंद अडगिया को दिया गया है। ठीक है, इसे 2008 में दिया गया है। कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। इसका पुस्तक या उपन्यास के नाम देखे तो द वाइट टाइगर के लिए दिया गया है। किसके लिए? द वाइट टाइगर के लिए दिया गया है। तो अभी तक भारत के चार आदमी को मानव बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे ले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो ये है विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है सौभाग्य योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहता है रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित कीजिए। ठीक है, पहचान कीजिए जो तो चीनी है, चाइनीज है, बट इंडियन नहीं है। ये शिक्षक वाला ग्राउंड हो गया। ये अब कह रहा है कि चाइनीज होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर नहीं आना चाहिए। किसके अंदर नहीं आना चाहिए? इंडियन के अंदर नहीं आना चाहिए। ये काला वाला भाग जो है तो इंडियन है। अब अगर इसको मिटा देते हैं तो जो बचेगा, ठीक है, तो क्या बचा? 5 बचा तो ये शिक्षक नहीं है। ठीक है, ये 4 बचा तो ये टीचर है, चाइनीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 टीचर भी है और चाइनीज भी है। क्या है? चाइनीज भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। केवल 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। कौन थे? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगर बात किया जाए वारेन हेस्टिंग की, तो वारेन हेस्टिंग का नीति था रिंग फेंग नीति। रिंग फेंस रीति अपनाया था किसने? तो यह अपनाया था आपका वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि सुरक्षा प्रकोष्ठ कंपनी को सुरक्षा करने के लिए आसपास के जहाँ ये कंपनी थे तो आसपास के राज्य से संधि कर लेते थे ताकि इससे कोई युद्ध करना ना पड़े। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग की नीति थी। अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक, ठीक है, ये क्या रहे थे? तो बंगाल का गवर्नर रहे थे। क्या रहे थे? बंगाल के गवर्नर रहे थे। ठीक है, फिर एक बार फिर ये बने थे। कब? तो 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक रहे थे। फिर ये बंगाल के गवर्नर रहे थे।
ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। भारत में किस लिए जाना जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए। भारत में जो देखते हैं लोक सेवा आयोग, ये इसी के द्वारा लाया गया था। लोक सेवा आयोग किसके द्वारा लाया गया था? तो कॉर्नवालिस के लिए। विलियम हेजेज बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, कानूनी तौर पर नहीं। अगर ये कानूनी तौर पर कहा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव होगा। लेकिन सबसे पहले अगर गवर्नर जनरल की बात किया जाए बंगाल का गवर्नर, तो कौन थे? विलियम हेजेज थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर जो कहते हैं .com, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका प्राय होता है ये कॉमर्शियल है। क्या है? कॉमर्शियल है। जैसे एडुकेशन लिखते हैं, ठीक है, एडुकेशन लिखते हैं तो ये क्या किस चीज़ के लिए हो गया? एडुकेशन के लिए हो गया। जैसे कॉम लिखते हैं, ठीक है, कॉम लिखते हैं ये हो गया कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल। ORG लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे मेल लिखते हैं, मेल लिखते हैं तो क्या हो गया? मिलिट्री हो गया, मिलिट्री हो गया। इसी तरह जैसे को लिखते हैं तो ये क्या किसको डोनेट करता है? तो एक कंपनी को डोनेट करता है। ठीक है, इंडिकेटर होता है। डॉट को लिख दिया तो ये कंपनी के इंडिकेटर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है? यानी बार से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 3 चीज रिपीट कर रहा है। जैसे 1.23657, 7 के बाद फिर क्या है? 657, फिर है 6 ... यानी कि रिपीट हो रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है? तो यहाँ से देख सकते हैं 5 6 7 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 6 7 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1.23, इसको लिख सकते हैं 1.23, यहाँ से 6 तक से रिपीट हो रहा है 657, तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट, उसके बाद हो जाएगा ये 657, इस पे बार हो जाएगा क्योंकि ये तीनों बार बार क्या कर रहा है? तो रिपीट कर रहा है। यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, ये आगे भी रिपीट कर रहा है। बार का मतलब वही होता है बार बार रिपीट करना। तो ये क्या हो गया? 1.23657 पर बार। अगर इसको हम इसको मान लेते हैं या x मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम दशमलव हटाते हैं तो फिर क्या आएगा? दशमलव हटाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण बना के बनाना होगा। अगर दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, उसके बाद हो जाएगा 657, इस पर चलेगा बार। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करते हैं कि ऐसा तो आंसर नहीं है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे? 2 दशमलव को और पीछे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, 2 दशमलव या 3 दशमलव, क्योंकि बार है तो तीनों एक साथ जाएगा, तो 3 दशमलव और, तो ये 3 जीरो और इधर ऐड होगा। 1 2 3 4 5, 2 जीरो पहले से 3 जीरो बाद का ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 12365.657 पर बार बार। ठीक है, इस तरह हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 पर घटाने पर देख लेंगे क्या आता है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखते हैं कि क्या आता है। दोनों पे बार सेम है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। इसमें से 100 अगर घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 99900x। ठीक, अगर अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 1 2 3 6 5 7 में घटाना है 1 2 3, 1 2 3 घटाना, क्योंकि बार इसमें भी था और बार इसमें भी था, तो इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 3, ये हो जाएगा 5 3
1 2 इतना आ जाएगा। तो x बराबर हम निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1 2 3 5 3 4 बाय नीचे में क्या हो जाएगा? कितना 9 है तो 3 1 2 3 और 0 कितना है तो 2 है। इस फॉर्म में जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्म है? ऑप्शन नंबर 3 इस फॉर्म में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि cos x प्लस वाई इक्वल टू हाफ है तो साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x और y धनात्मक न्यूनतम कौन हो तो x z से बड़ा या बराबर है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है सवाल में? cos x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 1 ने हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हाफ किसका मान होता है? cos थीटा में अगर देखें तो cos किसका वैल्यू हाफ होता है? तो देखें तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं? तो 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है तो ये वाला मान को लगते हैं, एक इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या करा है? साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 सवाल में दिया है। तो साइन का कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? तो देखें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस खत्म हो गया, ये क्या हो गया? 2x इक्वल टू 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। x का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 डिग्री x का वैल्यू, और y का भी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू है 60। तो x का वैल्यू है 30 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों का x और y दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किताब को कमल कहा जाए, क्या कह रहा है कि किताब को क्या कहा जाए? कमल कहा जाए। कमल को गेहूं कहा जाए, गेहूं को कुर्सी कहा जाए, कुर्सी को कप कहा जाए, कप को पुस्तक कहा जाए, तो खाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग खाते क्या है? गेहूं खाते हैं। क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं। ठीक है, तो गेहूं को क्या कहा जा रहा है देखेंगे तो गेहूं को क्या कह रहा है? कुर्सी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कुर्सी। तो हम लोग खाने में किसका प्रयोग करेंगे? कुर्सी का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुर्सी इज द राइट आंसर। जो चीज खाते हैं उसको पकड़ेंगे, फिर उसको क्या कहा जाता है ये देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। कब? तो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। कब? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो इसका फेमस नारा था गरीबी हटाओ। क्या नाम था? गरीबी हटाओ। हाँ, क्या नारा था इसका? गरीबी हटाओ। ठीक है, कब दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था।
कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कब? तो 1971 के आसपास। ठीक है। सरदार पटेल की बात किया जाए तो सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था। कर मत दो। ठीक है, कर मत दो। ये कब? तो 1928 में। कब? 1928 में। इसीलिए बारदौली की महिलाओं के द्वारा इसे सरदार की उपाधि दिया गया था। सरदार की उपाधि दिया गया था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए तो इसका प्रमुख नारा था संपूर्ण क्रांति। क्या था? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जेपी नारायण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये 1975 में कहता है कि दिल्ली में इतना आदमी जमा कर दिया गया था कि सरकार हिला दी थी, जिसके कारण कि इंदिरा गांधी गड़बड़ा के पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन रातों रात लागू कर दिए गए थे। ठीक है। तो ये वो आदमी थे कि पूरा उस समय का बात है कि पूरा ये हिला दिए थे। अगला क्वेश्चन आ गया क्या रे?